बट साथ ही आप लोगों को इनलाइटेड भी करे। कुछ समय पहले मैंने एक सेलिब्रिटीज के मुंह से सुना था कि आई एम नॉन पॉलिटिकल, आई हैव नो इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, और मैं पॉलिटिक्स से बहुत दूर रहती हूँ। जब मैंने ये स्टेटमेंट सुना था तो मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि मैं मानती हूँ कि जिस इंसान को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं, उस इंसान को अपने लाइफ में इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि पॉलिटिक्स आपके लाइफ का हर पहलू डिसाइड करती है। आप किस वातावरण में रहेंगे, आपका वर्किंग कंडीशन कैसा होगा, आपके गुड्स के प्राइसेस क्या होंगे, आपके प्लेसेस में क्या फैसिलिटी मिलेगी, etc etc। Every decisions of your life is taken by the ruler you elect, is taken by the politics। मैं ये नहीं कहती कि आप कांग्रेस ज्वाइन कर लो या आप बीजेपी ज्वाइन कर लो, पर डेफिनेटली आई डेफिनेटली बिलीव कि सबको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना चाहिए, देश के डिफरेंट इश्यूज को समझना चाहिए, क्योंकि हर इंसान को आफ्टर एज ऑफ 18 उसे एक वोटिंग पावर दिया जाता है, और उस वोटिंग पावर के थ्रू आप अपना रूलर चुनते हो, और वो रूलर ना केवल आपके देश का डेवलपमेंट डिसाइड करता है, बल्कि आपकी लाइफ का कंडीशन भी डिसाइड करता है। इसी वजह से पॉलिटिकल इनलाइटमेंट हर इंसान के अंदर होना ही चाहिए, और इसी इंटेंशन के साथ हमारे बच्चों ने प्रयास किया है। सेंटर में स्पीकर बैठती हैं, स्पीकर हेड ऑफ द हाउस होता है, स्पीकर वो हेड होता है जिसकी बातें सबको माननी पड़ती है, ना केवल अपोजिशन पार्टी को बल्कि रूलिंग पार्टी को भी स्पीकर के बात मानना पड़ता है। यहाँ तक कि रूलिंग गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर भी हाउस के अंदर स्पीकर से नीचे पोस्ट में रहता है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि स्पीकर के बगल में ऑन द स्टेज ऑन माय राइट हैंड साइड एक स्पेशल बॉक्स है, जहां पर फॉरेन डिलाइट्स बैठते हैं। फॉरेन डिलाइट्स वो होते हैं जो फॉरेन कंट्री से आए हुए मिनिस्टर्स होते हैं, जिन्हें इनवाइट किया जाता है हमारे पार्लियामेंट में हमारा पार्लियामेंट्री सेशन ऑब्जर्व करने के लिए और अपने पॉलिटिकल एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए। उसके बाद आप स्पीकर के मेरे लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं, स्पीकर के बगल में एक और बॉक्स है जहां पर प्रेस बैठता है। प्रेस, जैसे कि आप जानते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्रेस वो मीडिया होता है जो पॉलिटिकल एक्टिविटी और मिनिस्टर के एक्शन को पब्लिक तक पहुंचाता है। जिस जगह पर प्रेस को अलाउ नहीं किया जाता वो जगह डिक्टेटरशिप से भरा होता है। प्रेस को हमेशा फ्रीडम होती है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज के हर एक्शन को पब्लिक तक पहुंचाए। इसी वजह से प्रेस के लिए एक स्पेशल बॉक्स दिया जाता है पार्लियामेंट्री सेशन में, जो कि स्पीकर के बगल में इस साइड होता है। उसके बाद आप डाउन का सेटअप देख सकते हैं। डाउन में यहाँ पर जनरल सेक्रेटरी अपने ऑफिसर के साथ बैठते हैं। सेंटर में जनरल सेक्रेटरी अपने ऑफिसर के साथ बैठते हैं और वो स्पीकर और हाउस की डिफरेंट एक्टिविटीज में हाउस की मदद करते हैं। उसके बाद आप दो सेक्शन देख सकते हैं पार्लियामेंट में। इस साइड अपोजिशन पार्टी बैठता है और दिस साइड द रूलिंग गवर्नमेंट बैठता है। पार्लियामेंट में बैठने वाला हर मेंबर एमपी कहलाता है, और एमपी कोई भी ऐसा मेंबर एमपी नहीं है जो आप हार गया है। हर एमपी कहीं ना कहीं से जीत कर ही इस पार्लियामेंट हाउस में बैठता है। यहाँ तक कि अपोजिशन पार्टीज में बैठे हुए सारे एमपी किसी ना किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत के आए हुए मेंबर्स होते हैं। अगर एक मेंबर अपना इलेक्शन जीत जाता है तो वो एमपी बन जाता है और एमपी बन करके वो पार्लियामेंट में बैठता है। अगर वो पार्टी स्पीकर महोदय पधार रही है। Today we will start the first item in the list of business, that is oath of affirmation. Ms. Secretary General, please. Mr. Arham Vishwas, who stands elected from the Kamiganj constituency of Assam, will now take the oath or affirmation. Mr. Arham Vishwas, please.
Sir, do you want to take the oath or affirmation? Oath, ma'am. In which language would you like to take the I oath? am preferring ma'am. I, Haram Vishwas, having been elected or nominated a member of the Council of States or the House of the People, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duties upon which I am about to enter. Your confidence and your contribution will be very helpful toward both the house and the country. Ms. Sapna Banerjee, who stands elected from the Islampur constituency of Bengal, will now take the oath or affirmation. Ms. Sapna Banerjee, please. Ma'am, do you want to take the oath or affirmation? Oath, please. In which language would you like to take the oath? Bengali, please. আমি স্বপ্না ব্যানার্জি, যিনি যুব সংসদের নিম্নকক্ষের সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হয়েছি, ঈশ্বরের নামে শপথ করছি যে আমি বিধি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমার বিশ্বাস ও আনুগত্য থাকবে, দেশের একতা ও সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ণ রাখব এবং যে পথে যেতে যাচ্ছি সেই দায়িত্ব বিশ্বস্ততার সঙ্গে পালন করব। ধন্যবাদ। Your confidence and your contribution will be very helpful toward both the house and the country. Honorable members, our important announcement to me. It's my sad duty to inform you all about the former colleague, Mr. Roy. He was an agricultural by profession, a social activist who spent most of his life, time, energy to upliftment of backward classes. He was the president of Mathur Sabha Mirzapur. Sadly, he passed away at New Delhi at the age of 46. ऑनरेबल स्पीकर मैडम, बहुत दुखी के बात है, हमारे कॉलीग हमारे बीच नहीं रहे। मिस्टर सुजॉय रॉय was not only the Minister of Health and Family Welfare, but he was also a social reformer, वे एक समाज सेवक थे। उन्होंने अपनी 46 years के छोटे से लाइफ में छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्गों का बहुत सेवा करा था। Literally, Bharat lost a gem. He was the founder and CEO of 3 NGOs. I pray to Venkateshwar Tirupati Balaji. May his noble soul rest in peace. Om Shanti. माननीय स्पीकर महोदय, हमें ये जानकर बहुत दुख हुआ कि रूलिंग पार्टी के मिनिस्टर सुजॉय रॉय हमारे बीच नहीं रहे। वह सिर्फ रूलिंग पार्टी के मिनिस्टर ही नहीं बल्कि हमारे अच्छे दोस्त भी थे और एक अच्छे आदमी भी। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। एक बार हम 12-10 लोगों से मिलने गए थे और मैंने देखा कि वो किस तरह से आम आदमियों की मदद कर रहे थे और इस बात ने मुझे बहुत प्रभावित किया और मुझे सीख दी, चाहे मिनिस्टर रूलिंग पार्टी का हो या अपोजिशन पार्टी का, उसे अपने काम निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए। उन्होंने जनता के लिए काफी कुछ किया और इस बात पर हमें गर्व होना चाहिए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ओम शांति। Honorable members, the House will stand in a silence for a while to express
Let's follow. Hold please. Members, now let's move to the next item in the list of business. That is introduction of new minister. Miss Prime Minister, please introduce new minister. Honorable Speaker Ma'am, I have pleasure in introducing to you, to the House and my colleagues, the new ministers. Ms. Shivra Dubey, Minister of Planning and Sustainable Development. Ms. Aryan Jain, Minister of Women and Child Development. Ms. Avani Zara, Minister of Defence. Honorable members, I have an important announcement to make on behalf of the whole House. I have the extreme pleasure to extending a warm welcome of His Excellency, Mr. Henrik, the President of National Council of Austria, Ms. Maria, Federal Council of Ministers, and Mr. Joseph, the Minister of Australian Parliament. They are our guests. Now, the House will take up the next item in the list of business. That is question hour round. Question 1.1 from Ms. Bhavya. माननीय सभापति महोदय, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री ने बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देने की मांग की है। मैं सरकार में ही बैठे बिहार के एमपी से ये पूछना चाहूंगी कि सरकार इस पर क्या कदम उठाएगी? Honorable Minister of Ministry of Planning and Sustainable Development. माननीय सभापति महोदय और सभा में बैठे सभी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिहार के पास खूब सारा मिनरल है, लेकिन प्लानिंग और एजुकेशनल अवेयरनेस की कमी के कारण वह एक अंडर डेवलप राज्य है। वही कारण वाले स्पेशल राज्य को दर्जा देने की मांग करी है। लेकिन अगर बिहार को स्पेशल राज्य को दर्जा मिलत है तो अन्य राज्यों से जो मांग उठ सकता है। हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि केंद्र के पास मिनिमम बजट है कि नहीं, जो एक्सपेंडिचर हो वो कवर हो सके। Any supplementary question? माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार से जानना चाहती हूँ यदि बिहार स्पेशल राज्य बनता है तो उसको क्या क्या सुविधा दी जाएगी? यदि बिहार स्पेशल राज्य बनत है तो केंद्र की तरफ से कुछ स्पेशल ग्रांट्स मिलेंगे और टैक्स एग्जेम्पशंस, जिनसे कि राज्य में इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी और राज्य को डेवलपमेंट में मदद मिलेगी, आदि सुविधाएं दी जाएंगी। Any other supplementary question? सरकार ऐसा क्या करेगी जिससे बाकी राज्यों की मांग ना उठे और बिहार की भी मांग पूरी हो जाए? सरकार एक स्पेशल सेट ऑफ बजट पर विचार कर रही है जो कि बिहार को दब जाएगा ताकि बाकी मांग संतुष्ट हो सके, और यदि और राज्य से जो मांग उठाते हैं तो बायो स्पेशल सेट ऑफ बजट दब जा सकते हैं। धन्यवाद। Now, there is no more supplementary question. Moving to the next question, question 1.2 from Ms. Asian. Honorable Speaker, on June 6, great violence has been reported in Jirebam district of Manipur between Meitei and Kuki community. So, in this regard, I would like to ask the former Speaker about what actions have been taken. Honorable Minister of Women and Child Development. Honorable Speaker and the members of opposition party, the government takes the situation of violence in Manipur very seriously. To bring this situation under control, a large contingent of state police was thrown to the site immediately using an Indian Air Force helicopter. Relief measures have also been taken to assist those displaced or affected by the violence. And let me make you aware that the government has also suspended the Superintendent of State Police of Jirebam. Any supplementary question? Honorable Speaker, ma'am, I would like to ask that all the action you mentioned that the government has taken are
solution for temporary situation. That time, what is government going to do in the future to settle this matter completely? Government acknowledges the need for long-term solution to address the underlying cause of the conflict. That's why we will initiate inclusive peace talks involving representatives from both communities. We will also implement community building programs that promote cultural exchanges. This will foster trust and mutual understanding between the communities. Any other supplementary question? Honorable Speaker, through you, I would like to ask that the conflict in Manipur has been ongoing for several years. Despite the government's efforts to resolve it, the conflict persists. What progress has been made and why does the conflict continue? The conflict in Manipur persists due to its deep-rooted historical issues relating to land, representation and identity. The competition over power and resources further intensifies it, but additional forces and better coordination has reduced the violence. Ongoing dialogues has led to several agreements and periods of calm. That's why government is active in taking its responsibilities. Now, there is no more supplementary question. Moving toward the next question, question 1.3 from Ms. Prachi. Speaker ma'am, the Honorable Minister is absent. Moving toward the next question, question 1.4 from Mr. Ujjwal. Honorable Speaker ma'am, I, Ujjwal Singh Jhala, MP of People's Progress Party, will uncover the electoral bond scam of ruling government of Bharatiya Vikas Party. In a democracy, every party must be treated equally for a fair competition. But Bharatiya Vikas Party gets 60% share alone. This is Chanda Do, Dhanda Do scheme. Who give donations get government construct. Secondly, black money is increasing dramatically. Therefore, I request to Bharatiya Vikas Party's Home Minister, Mr. Subramaniam Swamy, to answer my serious allegation. Honorable Home Minister. Your Honorable Speaker, Madam, and the members of opposition, I think we all are aware of 2012's electoral trust system, which was brought when your government was in power, Mr. Jhala. Speaker, Madam, that system was responsible for the deposition of black money because it enables the direct usage of cash. Secondly, there is not at all the safety of the donor, as the name of the donor can be identified easily by filing a right to information. Speaker Madam, RTI. इस गंभीर समस्या के समाधान करने के लिए 2018 में जब हमारी भारतीय विकास पार्टी की सरकार आई, we introduced electoral bond bill, and it was passed with the majority and the support of all parties sitting here, including your People's Progress Party, Mr. Jhala. Well, let me explain you the well-planned structure of electoral bond system. एक donor जिसको किसी भी political party को donate करना है, वे nearest SBI branch में जा सकते हैं. वहाँ जाने के बाद उनको एक document खरीदना है, that is electoral bond. And after filling all the entries and the required credentials, they can donate from 1,000 up to 1 CR. Thereafter, the party to which the company has donated can encash the money within 15 days. Speaker Madam, that prevents the whitening of black money because there is no direct usage of cash. Secondly, the safety of the donor is also well ensured, as the name of the donor is kept anonymous. Therefore, Speaker Madam, I do strongly believe that electoral bond system is purely democratic, constitutional and transparent. Any supplementary question? Honorable Speaker, I want to ask question that electoral bonds are the violation of right to information and it promotes quid pro quo means something for something. Please get it clarified.
Speaker Madam, I think the opposition must acknowledge a political principle that not every scheme is perfect. But the most positive factor which makes the scheme most plausible is the indirect usage of cash, which prevents the cash inflow of black money in politics. As the Home Minister of the country, I have talked to the Finance Minister and I came to know that in this financial year, Speaker Madam, in this financial year, the black money in the country has extinguished about 3 lakh crore. I repeat, 3 lakh crore. Now, coming to your question on right to information. Speaker Madam, in our Indian Constitution, it is very clearly mentioned that RTI of a person can be compromised if the information affects the sovereignty and the integrity of the country. That's all. Any other supplementary question? Mr. Subramaniam Swamy, you must respond to the question which we put earlier. What is surety that you will be not biased and will not give government contract to your donors only? As the name of the donor is anonymous, we cannot evaluate your unbiasedness. गृह मंत्री जी, जब आपने मेरा प्रश्न नहीं सुना तो उत्तर कैसे दोगे? आयोग सुन रहा है? अरे मंत्री जी के तो 4 कान हैं। Minister, please maintain silence. Honorable Speaker Madam, I think the opposition must accept that हमारा भारतीय विकास पार्टी is known for the honesty, ईमानदारी, equality, समानता and unbiasedness, निष्पक्षता. It is a core principle of our party's ideology. All the MPs sitting in the parliament must logically yet statistically consider the fact that electoral bond system is far better than electoral tax system which existed before in your government. Because it prevents the whitening of black money and ensures the safety of the donor. Although समय की डिमांड के अनुसार हम अमेंडमेंट, संशोधन या रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस पार्लियामेंट में कर सकता है। एंड में मैं पार्लियामेंट से प्रॉमिस करता है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के एंड तक पॉलिटिक्स में से 100% ब्लैक मनी वाइप आउट कर देगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारा नाम भी डॉक्टर सुब्रमण्यम वेंकटेश्वर कृष्णन कुट्टस्वामी रामस्वामी अय्यर नहीं। अय्यो कैसा लगा हमारा हिंदी? अय्यो आपका हिंदी ऐसा जैसे बिना सांभर के डोसा। स्पीकर Minister, please maintain silence. Now, there is no more supplementary question. Moving toward the next question, question 1.5 from Mr. Vansh. ऑनरेबल स्पीकर मैम, मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्या हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन और क्रिश्चियंस के अलावा क्या बाकी बचे रिलीजियस ग्रुप्स की वैल्यू हमारे संविधान में बराबर नहीं है? स्पीकर मैम, रूलिंग गवर्नमेंट इज किलिंग द राइट टू इक्वालिटी मेंशन्ड इन आर्टिकल 14। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सिर्फ और सिर्फ एक रिलीजियस परसिक्यूशन है जो इंडिया के दूसरे बचे रिलीजियस माइनॉरिटी इमिग्रेंट्स के लिए। मैं हमारे ह्यूमन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर से पूछना चाहता हूँ, क्या ये अमेंडमेंट सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 14 को तोड़ने के लिए हुआ है? Honorable HRD Minister. Honorable Speaker and Opposition, भारतीय विकास पार्टी की सरकार ने ना ही कभी असंवैधानिक निर्णय लिया था और ना ही कभी लेगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। हम हमारे इमिग्रेंट्स के साथ पार्शलिटी कर ही नहीं सकते। जिन इमिग्रेंट्स को हमने 6 साल का कंसेशन दिया था वो तो नॉन इस्लामिक लोग थे और उनकी कंट्री पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश थी जहाँ उन्हें इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था। तो स्पीकर मैम, मैं कहना चाहता हूँ तो नेशनल इक्वालिटी प्रमोट कर रहे हैं, ना कि डिप्राइव। तो लीडर्स ऑफ ऑपोजिशन, दिस इज नॉट एट ऑल अपॉर्चुनिटी। Any supplementary question? स्पीकर महोदय, मैं सरकार से जानना चाहती हूँ कि सरकार आसाम आंदोलन जो कि इलीगल वे में बांग्लादेशी शरणार्थी आसाम में घुस गए थे, उनके बारे में सरकार क्या सोचती है? अगर कैबिनेट को सिटीजनशिप दे दिया
तो इससे उन बांग्लादेशी शरणार्थियों का आसाम की भाषा और संस्कृति पर कुछ परिणाम पड़ सकता है। तो क्या ये आसाम के साथ सही होगा? क्या आपके पास इसका कोई जवाब है? अनेकता में एकता भारत को अद्वितीय बनाती है। थोड़ा समय लगेगा आसाम को डाइवर्सिटी अकोमोडेट करने में। राहत की बात तो यह है, आसाम एक स्पेशल स्टेट है और हम हमारी तरफ से स्टेट गवर्नमेंट को फाइनेंशियल एड और रिसोर्सेज देंगे, जिससे डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करने में और मदद होगी। Any other supplementary question? स्पीकर महोदया, मैं यह जानना चाहती हूँ कि मुस्लिम जैसे रोहिंग्यास को सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट सरकार द्वारा फायदा क्यों नहीं मिल रहा है? जवाब दीजिए। जैसा कि मैंने पहले कहा था, we intend to accept those refugees as our citizens who are not accommodated by the respective countries properly. खैर, हमारी भारतीय संस्कृति हमें ये सिखाती है कि अतिथियों का सम्मान करना चाहिए, अतिथि देवो भव। तो स्पीकर महोदय, हम CAA बिल को अपकमिंग सेशंस में रिकंसिडर कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद। Now, there is no more supplementary question. Moving toward the next question, question 1.6 from Ms. Khiabi. माननीय सभापति महोदया, मैं फाइनेंस मिनिस्टर से सवाल करना चाहती हूँ कि पिछले 14 महीनों से डबल डिजिट महंगाई कर रहे हैं इस देश में। पिछले 30 साल में सबसे ज्यादा। अप्रैल 2022 में 8% और जुलाई में थोड़ा सा कम हुआ और कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स तो बिल्कुल आसमान छू रहा है। आपको पता है जीएसटी क्या होता है? मैं बताती हूँ। जीएसटी मतलब होता है घनों सारों टैक्स। मैडम, ये याद है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछिए। जी महोदया, मैं वहीं आ रही हूँ। सरकार ने डेली नीड्स की चीजों पर जैसे कि आटे के ऊपर, पनीर के ऊपर, दही के ऊपर जीएसटी लगा दिया है। यहाँ तक कि पेंसिल और शार्पनर जैसी बच्चों की दैनिक आवश्यकता वाली चीजों पर भी जीएसटी लगा दिया है। सरकार ने अपना बजट तो सुधार लिया होगा, लेकिन इस देश का बजट बिगाड़ दिया। इसका प्रभाव उच्च वर्ग के लोगों पर नहीं पड़ेगा। निम्न स्तर के लोगों के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जैसी अनेक योजनाएं प्रदान की है, परंतु मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारे वित्त मंत्री एवं उनकी सरकार ने क्या कदम उठाए हैं जो आम आदमी को ये विचार दे सके इस बढ़ती महंगाई से बचने के। बताइए। ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर। ये प्रश्न सुन के लगता है कि मुझे आपसे पूछना पड़ेगा कि जीएसटी क्या है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी के प्रकार अनेक हैं। यह सरकार की मदद करता है, उसका राजस्व बढ़ाता है और उसका बजट बढ़ाता है। मुझे उम्मीद है कि विपक्ष यह समझेगा कि हमारे लोगों को सामाजिक कल्याण प्रदान करने में सरकार कितनी बड़ी भूमिका निभाती है। अगर बजट नहीं है तो कौन करेगा? आप करोगे? आप करोगे। पिछले महीने जीएसटी से राजस्व कुल कितना? 1.5 लाख करोड़ रुपए। जीएसटी हमारे देश के भीतर वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन की लागत को कम करता है। जीएसटी से टैक्स आय के प्रकार भी बढ़ते हैं। जीएसटी के कारण हमारे देश की रैंकिंग बढ़ी है। याद रखें कि जीएसटी हमारी जीडीपी में 2% का योगदान देता है। जीएसटी एक राष्ट्र एक और एक बाजार के उद्देश्य से बनाया गया था। Any supplementary question? माननीय सभापति महोदया जी, मैं वित्त मंत्री से यह प्रश्न पूछना चाहती हूँ, जमाखोरों एवं मिलावट करने वालों के विरुद्ध में सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं? आपने खाद्य मिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के बारे में तो सुना ही होगा। नहीं सुना? चलो आज मैं ही सुना देती हूँ। यह अधिनियम भोजन में मिलावट से सुरक्षा प्रदान करता है। यह अधिनियम उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को खतरे से बचाता है। यह अधिनियम उन धोखाधड़ी से भी संबोधित है जो डीलरों द्वारा सस्ते व मिलावटी खाद्य पदार्थों की आपूर्ति करके की जा सकती है। यह अधिनियम सुनिश्चित करने के लिए मानक भी स्थापित करता है। आईपीसी की धारा 273 के अनुसार जो भी व्यक्ति ऐसे मिलावटी खाद्य पदार्थों को बेचता है जिससे उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है, तो उसे 6 महीने तक की कैद या 1000 रुपए का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। Any other supplementary question? No, ma'am.
Now, there is no more supplementary question. Moving to the next question, question 1.7 from Mr. Gaurav. स्पीकर महोदय, मैं सदन को हाल की घटनाओं की सलाह देना चाहता हूँ। हाल ही में एक परीक्षा हुई थी नीट यूजी, जो कि एनटीए द्वारा करवाई गई थी और उसका परिणाम अभी कुछ समय पहले ही आया है। और आप सभी को तो पता है कि उस बात को लेकर कितना बड़ा हंगामा हुआ। अगर मैं 2-4 दिन पहले की घटना की बात करूं तो 18 जून को यूजीसी नेट का पेपर था, लेकिन वो रद्द कर दिया गया क्योंकि परीक्षा से पहले ही पेपर लीक हो गया। सरकारी नौकरी पाने का सपना हर उम्मीदवार देखता है और उसके लिए वह सालों तक मेहनत और घंटों तक पढ़ाई करता है और परीक्षा में इस उम्मीद में बैठता है ताकि वह बाकी उम्मीदवारों से सफल हो सके। लेकिन ये पेपर लीक की घटना ऐसे उम्मीदवारों का हौसला तोड़ देती है। मैं शिक्षा मंत्री से प्रश्न पूछना चाहूंगा कि इस बात के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाए। देश की जनता आपसे जवाब चाहती है, जवाब दीजिए। Honorable Minister of Education. स्पीकर महोदय, आपने हम पर जो भी आरोप लगाए वो एकदम बेबुनियाद है, उनमें कोई तथ्य नहीं है, क्योंकि अभी तक किसी ने भी कंफर्मेशन नहीं दिया है और ना ही कोई पुख्ता सबूत बरामद हुआ है जिससे हम कह सके कि नीट के पेपर लीक हुए हैं। और जहाँ तक बात है ऐसी अफवाहों की, तो सुप्रीम कोर्ट ने 14 जून को ही कदाचार के कथित मामलों में सीबीआई जांच मांग करने वाली याचिका पर एक नोटिस जारी किया और पीठ ने इस मुद्दे से जुड़े 24 लाख छात्रों के भविष्य पर जोर देते हुए एनटीए को 2 सप्ताह के भीतर जवाब देने की मोहलत दी और एनटीए ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। तो आप किसी भी निर्णय पर नहीं आ सकते कि नीट के पेपर लीक हुए हैं। और मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया था 1563 उम्मीदवारों के स्कोर कार्ड को रद्द कर दिया जाएगा जिन्हें नीट के पेपर में ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। और जैसा कि आपने मुझसे पूछा कि यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द होने की घोषणा हमने 18 जून को की थी। हमने वो इसलिए की थी क्योंकि हम नहीं चाहते थे किसी भी बच्चे के साथ अन्याय हो और परीक्षा की अखंडता से हमें किसी भी तरह का समझौता करना पड़े। So in the end, I would like to say that please ensure all the facts are examined before drawing a conclusion. Any supplementary question? Honorable Speaker, I want to ask that what step does your party propose to prevent future incidents of exam paper leak and ensure fair and transparent examination process for all students? अगर भविष्य में ऐसी घटना होती है तो सबसे पहले हम एनटीए के प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को कारण बताओ नोटिस भेजेंगे और उनके खिलाफ जल्द से जल्द डिसिप्लिनरी एक्शंस लेंगे और भविष्य में ऐसी घटना ना हो उसके लिए हम स्ट्रिक्ट सर्विलेंस सिस्टम इंस्टॉल कराएंगे उन सभी जगहों पे जहाँ पेपर बनते हैं, छपते हैं और रखे जाते हैं। और हम लोग ऐसी पेपर लीक जैसी गंभीर समस्या को कम करने के लिए डिजिटल एन्क्रिप्शन और सुनिश्चित ट्रांसमिशन विधियों का प्रयोग करेंगे और हम लोग मल्टी सेट क्वेश्चन पेपर रखेंगे और उनमें से एक उसी दिन चुना जाएगा जिस दिन पेपर होगा। और हम लोग स्ट्रिक्ट पेनल्टीज लगाएंगे उन सभी लोगों पे जैसे कामों में इन्वॉल्व होते हैं और उन बच्चों के नाम को बैन कर दिया जाएगा जो ऐसे काम करते हुए पकड़े जाएंगे। और हम लोग एनकरेज करेंगे एथिकल बिहेवियर और एकेडमिक इंटीग्रिटी को स्टाफ में और बच्चों में कैंपेन्स के द्वारा। Any other supplementary question? माननीय सभापति महोदय, अगर एक ही बार एक सारे घोटाले सामने आते जाएंगे तो जनता का एजुकेशन सिस्टम पे विश्वास कैसे टीचरों को बना पाएंगे आप बताइए। ऐसे मामले बहुत गंभीर होते हैं, इसलिए इन मामलों में बहुत सोच समझकर निर्णय लेना पड़ता है। ऐसी कदाचार की गतिविधियों को देखते हुए हमने कुछ निर्णय लिए हैं, जैसे स्कूल्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जो ऐसी घटनाओं की जांच और परिणाम के बारे में पारदर्शी रहे, उन्हें रोकने और भविष्य में होने वाली ऐसी कदाचार की घटनाओं को रोकने के लिए की गई कार्रवाई के बारे में स्पष्ट रूप से स्पष्टता प्रदान करें और इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन से मूल कारणों को उजागर करने में मदद मिलती है और मुद्दों के समाधान में निष्पक्षता सुनिश्चित होती है। और हम हमारी गवर्नेंस को स्ट्रेंथनिंग करेंगे जिसमें एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के भीतर शैक्षणिक अखंडता, आचार संहिता और विसिल-ब्लोअर सुरक्षा पर स्पष्ट नीतियां शामिल है। शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों को शैक्षणिक अखंडता और नैतिक व्यवहार के बारे में समझाना और संसाधन प्रदान करना शिक्षा समुदाय के लिए विश्वास की संस्कृति को बढ़ावा देता है। धन्यवाद। Any supplementary question? Honorable Speaker, I want to ask that what step does your party propose to prevent future incidents of exam paper leak and ensure fair and transparent examination process for all students?
Now, there is no more supplementary question. Moving toward the next question, question 1.8 from Ms. Smita. माननीय स्पीकर महोदया, मैं सदन का ध्यान सरकार की अग्निपथ योजना की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। मैं रक्षा मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि क्यों अग्निपथ योजना को लागू कर सरकार देश की रक्षा व नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना चाहती है। महोदया, ये सरकार भारतीय सेना भर्ती में मनमाने बदलाव कर रही है। ये सरकार इतना गिर चुकी है कि इसे देश की कीमत पर पैसा बचाना सूझ रहा है। महोदया, ये सदन जानना चाहता है कि सरकार की ऐसी क्या मजबूरी रही कि उसे देश की रक्षा के साथ खिलवाड़ करना पड़ा। Honorable Defense Minister. माननीय स्पीकर महोदया, अग्निपथ योजना हमारी सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। हमारी सरकार ये योजना यूं ही नहीं लाई। महोदया, 1999 में कारगिल युद्ध हुआ, जिसके पश्चात देश की रक्षा को मजबूत बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय व सेना के तीनों अंगों द्वारा ये बात स्वीकार की गई कि सेना में नौजवानों को शामिल कर हमें सेना को मजबूत बनाना होगा। इसके पश्चात सरकार के कार्यकालों से भी हमारी रक्षा सेना इस योजना को आगे नहीं बढ़ा पाई। हमारी सरकार, रक्षा मंत्रालय व हमारी सेना ने 2 वर्षों तक इस योजना पर काम किया है। इस योजना के हर पहलू पर चर्चा की है और इसके पश्चात इस योजना को लागू किया है। विपक्ष कितना भी गुमराह कर ले, हम इस योजना से पीछे नहीं हटने वाले। ये योजना हमारे देश व हमारी रक्षा के लिए अति आवश्यक है। Any supplementary question? माननीय स्पीकर महोदय, जिस योजना की बात मंत्री महोदय कर रहे हैं, वास्तव में योजना है क्या? इस सदन को ही मालूम नहीं तो देश के आम लोगों को कैसे मालूम होगी? मैं रक्षा मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि ऐसी जाली योजनाओं को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? महोदया, पता नहीं विपक्ष समझता नहीं या समझने का प्रयास नहीं करता है। अग्निपथ योजना के जरिए तकरीबन 46,000 पदों पर भर्ती किया जाएगा। इस योजना से चुने गए उम्मीदवारों को अग्निवीर के नाम से जाना जा रहा है। 17.5 से 23 वर्ष के युवाओं अग्निवीर में भर्ती अप्लाई करेंगे। अग्निवीरों के पहले वर्ष 21,000, दूसरे वर्ष 23,100, तीसरे वर्ष 25,800 और चौथे वर्ष 28,000 वेतन दिए जाएंगे। 4 साल बाद अग्निवीरों को 11,71,000 की राशि दी जाएगी और उसके साथ ही अग्निवीरों को 48 लाख का जीवन बीमा भी करवाएंगे। 25 वर्ष उत्कृष्ट अग्निवीरों को सेवा विस्तार दिया जाएगा और बाकी के अग्निवीरों को पुलिस या सेना दलों में भर्ती किया जाएगा। मैं इस देश के युवाओं का आह्वान करती हूँ कि भड़कावे में ना आके अग्निपथ भर्ती में भाग लें। Any other supplementary question? No, ma'am. Now, there is no more supplementary question. Ms. Secretary General, is there any report from Upper House Rajya Sabha? No, ma'am. There is no report from the Upper House Rajya Sabha. Now, the House will take up the next item in the list of business, that is calling attention motion. Ms. Kirti. माननीय सभापति महोदय, मैं सभी को बताना चाहती हूँ कि आज हम उस काल में हैं जहाँ हजारों भारतीयों का राम मंदिर बनने का सपना पूरे होते देखना हम सभी के लिए बड़ी गौरवपूर्ण बात है। इससे मेरे मन में कुछ भाव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कहूँ। Yes, please. अक्षर से पलट गए भारत के भाग्य के, अक्षर से पलट गए भारत के भाग्य के, साकार हुआ स्वप्न हर भला को डाल के, एवं दिव्य दर्शन हो रहे हैं श्री राम लाल के, श्री राम लाल के। Ministers, सदन में नारेबाजी ना करें। इसके अलावा मैं बता देना चाहती हूँ कि मुझे बताने में बड़ा हर्ष हो रहा है कि आज वो तारीख आई है जो 4 करोड़ गरीबों को घर लेकर आई है, 11 करोड़ लोगों के लिए शौचालय लाई है, 52 करोड़ लोगों के लिए जनधन अकाउंट लेकर आई है, हर गांव में बिजली व सड़क लेकर आई है, हर राज्य में एयरपोर्ट लेकर आई है, एवं समुद्र पर सबसे बड़ा सेतु अटल सेतु लेकर आई है, श्री राम नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा पुल राम पुल लेकर आई है, हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंजिंग लेकर आई है, फास्टेस्ट बैंक इकोनॉमी लेकर आई है। और सभापति महोदय, इनका एक बहुत बड़ा डायलॉग होगा तथा तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख इंडियन पैनल कोड को तारीख का हिस्सा बनाकर भारतीय न्याय संहिता लेकर आई है, जो हर तारीख को केवल 3 साल में खत्म करके दिखाएगा। Honorable Speaker, ma'am, they are talking about
about the Ram Temple. How does the Ram Temple fit in the 21st century? Emerge Indian art-inspired, become technologically advanced, and the economic superpower for the youngest population. Where does the Ram Mandir fit in that? माननीय सभापति महोदय, मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि हम राम मंदिर को इकोनॉमिक इंटेलिजेबिलिटी नहीं बनाना चाहते, हम इसे वर्ल्ड लीडर बनाना चाहते हैं, जिसकी कुछ मॉरल वैल्यू होती है जो कि पूरी दुनिया को प्रोत्साहित करेगी। आई मीन इट हैज अ मॉरल वैल्यू व्हिच विल इंस्पायर द वर्ल्ड, जिसके लिए इस मंदिर से श्रेष्ठ और कुछ नहीं होगा। जैसे मैं आपको आधुनिक जियोपॉलिटिक्स को बताना चाहूंगी, आज कोई देश किसी देश से लड़ाई करता है, जैसे रशिया, यूक्रेन वॉर, चाइना, ताइवान डिस्प्यूट में, इनकी प्राथमिकता मेन मोटिव क्या है? पहला एनेक्सेशन, किसी देश को अपने देश के अंदर मिलाना। दूसरा सब्जुकेशन, वहां अपना डिप्टी अपॉइंट करना। तीसरा डोमिनेशन, साइनिंग ट्रीटी। जैसे भगवान राम जी ने लंका जीतने के बाद क्या उसे एनेक्स किया? नहीं। क्या वहाँ अपना डिप्टी अपॉइंट किया? नहीं। क्या वहाँ साइनिंग ट्रीटी कराई? नहीं। तो आज जिसे जियोपॉलिटिक्स वर्ल्ड में जिसे क्लेश ऑफ सिविलाइजेशन कहा जाता है, वहाँ ये राम मंदिर एक पीसफुल कोएक्सिस्टेंस का एक बड़ा उदाहरण बने। Any supplementary question? माननीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहती हूँ कि मैं सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान करती हूँ और ये बताना चाहती हूँ कि न्यायालय के निर्णय के कारण ही मंदिर निर्माण कार्य हुआ है, वरना कुछ लोग तो इसे अटकाए रखना चाहते थे। धर्म अनुसार किसी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तब की जाती है जब उसका कार्य समाप्त हो गया हो। तो मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि फिर राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा इलेक्शन के कुछ समय पहले उसके अपूर्ण स्थिति में क्यों कर दिया गया, वह उसके पूर्णतः तैयार होने का इंतजार क्यों नहीं किया गया। मेरा दूसरा सवाल, यदि मंदिर में पूजा करनी थी तो पुजारी करते हुए संसारिक लोग वहां क्यों चले गए? सभापति महोदय, मैं सभी को बता देना चाहती हूँ कि आदरणीय श्री प्रधानमंत्री जी महोदय की सरकार ने हजारों कागजों को केवल 2 व 3 महीने में अंग्रेजी में बदलकर सर्वोच्च न्यायालय में अर्जी लगाई, जिसके बाद उसका निर्णय आया। और यह तो हम सभी जानते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में अंग्रेजी में अर्जी लगाए बिना उसका निर्णय नहीं आता, और वही अर्जी श्री माननीय श्री प्रधानमंत्री जी महोदय की सरकार में लगाई। इसके अलावा मैं सभी को बता देना चाहती हूँ, राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के वक्त पूरी अयोध्या व राम मंदिर की जगह पर कहीं भी हमारा नाम नहीं था, वह पूरा दरबार केवल और केवल राममय था। इसके अलावा मैं बता देना चाहती हूँ सभापति महोदय कि जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई तब सभी भारतीय का वहां जाने का स्वप्न था। ऐसा ही एक स्वप्न माननीय श्री प्रधानमंत्री जी महोदय के हृदय में भी था, जिसके लिए गुरुवार के आदेशानुसार उन्होंने 11 दिवस का घोर व्रत किया, जिसमें वह केवल जमीन पर से केवल नारियल पानी का सेवन किया। इसके अलावा श्री राम प्रभु से संबंधित हर स्थान पर जाकर उन्होंने पूजा अर्चना की, जिसके बाद वे श्री राम प्रभु का कार्य सिद्ध करने पहुंचे। Any other supplementary question? माननीय सभापति महोदया, मैं आप सभी के सामने अयोध्या का दूसरा दृश्य रखना चाहती हूँ, जहाँ एक तरफ अयोध्या में इतना डेवलपमेंट हो रहा है, अयोध्या पूरे देशवासी के लिए गर्व का विषय बनता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर राम मंदिर की जगह के लिए लोगों के घरों और दुकानों को तोड़ा जा रहा है। तब उनकी सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया? अयोध्या में इतने डेवलपमेंट के कारण बड़े व्यापारियों को बहुत फायदा हुआ, पर छोटे व्यापारियों के हो रहे नुकसान को कम करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? और अयोध्या जब पूरे देशवासी के लिए गर्व का विषय बनता जा रहा है और आतंकियों का निशाना भी बन गया है, तब उसकी सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया? सभापति महोदय, यह तो हम सभी जानते हैं कि डेवलपमेंट के काम में थोड़ी तोड़-फोड़ तो होती ही है, इसके लिए सरकार मुआवजा देती है, जो इस बार भी दिया गया। मैं सभा में उपस्थित सभी लोगों को बता देना चाहती हूँ कि अयोध्या के सौंदर्यीकरण के काम में 4616 दुकानें प्रभावित हुई, जिसमें से 4 से पूरी तरीके से टूट चुकी थी। उनमें से 339 लोगों को सरकार ने नई दुकानें दे दी गई हैं। इसके अलावा कुछ समय व्यापार बंद रहने के कारण हुए नुकसान की वजह से 10 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया गया। एवं यदि हम बात करें लोगों के घरों की, तो मैं बता दूं कि उन लोगों को 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुआवजा दिया गया। इसके अलावा एयरपोर्ट के कार्य की वजह से जो लोग प्रभावित हुए हैं 952 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया। यदि हम बात करें छोटे
मैं बता देना चाहती हूँ सभापति महोदय कि मुआवजा तो उन्हें भी दिया गया और अयोध्या में अत्यधिक पर्यटकों के आने की वजह से उसको काफी ज्यादा फायदा हो रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अयोध्या की 400% से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। यदि हम बात करें अयोध्या की सुरक्षा तो मैं बता देना चाहती हूँ कि अयोध्या में NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का छठा हब बनाया जा रहा है, जिनके पास स्पेशलाइज्ड वेपन व एंटीएस ड्रोन होंगे। इसके अलावा अभी अयोध्या की सुरक्षा UPS व UPSSN मिलकर कर रहे हैं। इसके अलावा यूपी की पुलिस भी पूरी सजगतापूर्ण अपना कार्य कर रही है। इसके साथ मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए अपनी पार्टी के लोगों का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मौका। Now there is no more supplementary question. Now the House will take up the next item in the list of business, that is legislative bill introduced. Honorable Minister. Speaker ma'am, I want to introduce new bill on the abolition of slaughtering for the useful cattle. Now the question arises, will the leave be granted for particular bill or not? Those who are in favor, please say aye. Aye. And those who are against, please say no. No. I think the ayes have it, the ayes have it, and the ayes have it. Leave is granted. Minister, please introduce the bill. Speaker ma'am, the clauses for the abolition of the slaughtering of the useful cattle are as follows. Clause 1. Cattle which are used in any manner like milk, wool or the balance of the ecosystem will strictly not be slaughtered. Clause 2. Strict judicial action will be taken against one who does so. Clause 3. Illegal slaughterhouse will be seen. That's all. Let's have consideration from the House. As we all know that animals are very less in number and causing the imbalance in ecosystem. Honorable Speaker Madam, I strongly support this bill as it will balance the ecosystem and it will satisfy some sentiments of environmentalists and some other people too. अब क्या हमें ये भी फ्रीडम नहीं है कि हम अपनी पसंद से खा सकें? अब क्या सरकार हमारे खाने पीने पे भी कंट्रोल करेगी? ये कौन सी डेमोक्रेसी है? It is going to affect the life of non-vegetarians. I strongly oppose it. Mr. Leader of Opposition, we have not been slaughtering, only limited. Non-veg eater will not be affected. It will drastically increase the size of those species of animals whose slaughtering you have been stopped. This will affect the environment. I oppose it. वही तो हमें चाहिए था, उनकी जनसंख्या वैसे भी कम है, हमें उसे बढ़ाना है. That's why I strongly support the bill and I request you all please support it. Now the question arises, is the bill of stopping the slaughtering of useful cattle should we take consideration or not? Those who are in favor, please say aye. Aye. And those who are against, please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, and the ayes have it. The motion is adopted. The bill is passed from Lok Sabha. Now, the House is adjourned to meet again tomorrow at 11 a.m. All performance, please take your seats. Please give a big round of applause for our wonderful student for a wonderful performance. Okay, before ending the session, let me thank somebody, I have some list to thank some group of people. First and foremost, to whom I want to thank for this wonderful session is Purvi Prajapati, who played the role of Darban in this act. मैंने पूर्वी को इसलिए थैंक्स किया क्योंकि जब भी हम कोई परफॉर्मेंस करते हैं तो जो फैसिलिटी रोल होता है उसको लेने के लिए बच्चे बिल्कुल रेडी हो जाते हैं, मगर अगर किसी लेबर का रोल हो, बेकर का रोल हो, वर्कर का रोल हो
या हाउस हेल्प का रोल हो, तो उसको लेने से बच्चे थोड़े से हिचकिचाते हैं। और मैं इस एक्ट के द्वारा ना केवल पॉलिटिकल अवेयरनेस लाना चाहती थी, पर साथ ही मैं चाहती थी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पोजीशन जैसे कि स्पीकर का पोजीशन, प्राइम मिनिस्टर का पोजीशन, सेक्रेटरी जनरल का पोजीशन और दरबान का पोजीशन इस बार लेडी प्ले करें, क्योंकि ज्यादातर इस पोजीशन में मेल को देखा जाता है। और जब मैंने इसका ऑफर रखा लोगों के सामने तो ज्यादातर बच्चों ने इसे मना कर दिया, पर पूर्वी प्रजापति ने with smile she accepted and showed her dignity of labor and she I really appreciate her for that. उसने सबने बैठ करके इस शो को देखा, सबने बैठ करके परफॉर्मेंस दिया, मगर उसने थ्रू आउट द परफॉर्मेंस खड़े होकर के इस परफॉर्मेंस को किया। I just love your spirit, पूर्वी। उसके बाद मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ कुछ बच्चों के, जैसे कि आप जानते हो कि बच्चों ने एक्स्ट्रा मेहनत की है। कुछ बच्चों ने, जैसे आप जानते हो सपना बंगाली एक्सेंट में बोल रही है, वो बंगाली नहीं है, वात्सल्य साउथ इंडियन एक्सेंट में बोल रहा है, चित्रा अपना बिहारी एक्सेंट में बोल रही है। इन लोगों ने एक्स्ट्रा एफर्ट डाले इस शो को सक्सेसफुल करने के लिए। इस शो में डिस्कस हुए सारे जो इश्यूज थे उसमें मेरा 0% कॉन्ट्रीब्यूशन है। बच्चों ने खुद उस इश्यू को रिसर्च किया और उसके क्वेश्चन आंसर को प्रिपेयर करके यहाँ पर डिस्कस किया। उन लोगों ने इतना एफर्ट डाला अपने रिसर्च में और अपने प्रेजेंटेशन में, उसके लिए मैं सारे बच्चों को बधाई देती हूँ। साथ ही आपको मैं बता दूं कि इस एक्टिविटी में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 2 दिन पहले स्कूल ज्वाइन किए हैं, 3 दिन पहले स्कूल ज्वाइन किए हैं, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कल स्कूल ज्वाइन किया था, मगर जब मैंने उनको कहा कि आपको भी इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है तो विद वेरी गुड स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दे ऑल ज्वाइन द परफॉर्मेंस। सो आई अप्रिशिएट देयर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट एंड आई थैंक यू फॉर देयर पार्टिसिपेशन। आपको भी इसके बाद मैं थैंक्स करना चाहती हूँ उन पेरेंट्स का जिन्होंने इन शॉर्ट नोटिस में, जहाँ पर 24 घंटे का भी उन्हें समय नहीं दिया गया, और इस शॉर्ट नोटिस में जब उन्हें कहा गया कि आपको प्रेजेंट होना है अपने बच्चों को सपोर्ट करने के लिए, तो उन्होंने अपनी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखा करके अपने आप को यहाँ पे प्रेजेंस रखा और हमें सपोर्ट किया। यहाँ पे अपना फीडबैक दे सकते हैं। किसी भी पेरेंट्स को कुछ कहना है? मैं सच्चे दिल से कह रहा हूँ, और जो मैं यहाँ इतनी दूर विद फैमिली चल के आया हूँ, वो मेरी जो एक बच्चे की तरफ से मेहनत थी वो आज साकार हुई और मुझे उसको देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं RPS पब्लिक स्कूल का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मैंने अपने बच्चे को एक सही स्कूल में एंटर कराया है। और जहाँ तक मेरी सोच है, मेरा जो दूसरा बेटा है उसको भी मैं 9th क्लास में जल्दी प्रवेश करा दूँगा। और मैं क्या कहूँ, दिल से मुझे जो खुशी हो रही है इन बच्चों का प्रोग्राम देख करके कि काश मैं भी एक ऐसे स्कूल में प्रवेश लेता तो शायद कोई ऊंची पोस्ट पे होता, लेकिन एक गरीब परिवार से होने के कारण मैं एक अच्छे स्कूल में प्रवेश नहीं ले पाया। गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ बच्चा हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। किया है और आगे भी चलकर आगे जब आप लोगों का इतना अच्छा फीडबैक आता है तो हम इंकरेज होते हैं और ऐसा ही परफॉर्मेंस आगे भी देते हैं। इसके अलावा और कोई भी कुछ भी कहना चाहता है, प्लीज मोस्ट वेलकम। कोई भी कुछ कहना चाहता है? मैम आपको कुछ कहना है? प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैं बच्चों का इस साल में बहुत अच्छा लगा कि इस तरह से प्रोग्राम किया बच्चों ने। मैंने भी जिससे बच्चों को डाला तो वो मैं भी ये सोची छोटे वाले बाबू को मैं यही डाला, ये चाहते कि जो भी आगे बढ़े। उनको धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और कोई कुछ कहना चाहता है? कोई अपना फीडबैक देना चाहता है? गुड मॉर्निंग। मैं वंश सुमंती इस स्कूल में